वेलकम दोस्तों, एग्ज़ाम मार्क के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कंडीशन का एक नया डिजीज़ पढ़ेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं आज का सेरिब्रल पाल्सी। अच्छा डिजीज़ कंडीशन है, इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो होता क्या है? डेफिनेशन: अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। कोई एक डिसऑर्डर नहीं है, यहाँ बोला गया ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। कैसा है? नॉन प्रोग्रेसिव है और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। कॉज्ड बाय डैमेज टू द डेवलपिंग ब्रेन। डेवलपिंग ब्रेन में जब डैमेज हुआ, जैसे बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ या आफ्टर द बर्थ। जैसे कि हाँ, आजकल मदर्स क्या करती हैं, वजाइनल डिलीवरी कराने से डरती है। अगर जो करा भी रही होती है, जैसे एट द टाइम ऑफ लोअर सेक्शन सिजेरियन जब होता है, उस पर भी जब इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कराते हैं, तो बेबी के हेड पे अगर बहुत प्रेशराइज करके बेबी को पुल आउट करते हैं, डिलीवर कराते हैं, तो इंजरी हो जाती है। तो ये हो गया एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब उसको इंजरी हो जाता है। बिफोर बर्थ माँ के वूम में है बेबी, माँ को इंजरी हो गई। आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद बेबीज अपने साइड रेल नहीं लगे, बेबी पलटा और नीचे गिर गया, ये चीज़ें होती हैं। लीड टू मोटर फंक्शन इम्पेयरमेंट। होता क्या है इस पर? जो मोटर फंक्शंस होते हैं वो इम्पेयर्ड होते हैं, जैसे कि मूवमेंट, बेबी का चलना फिरना, पोस्चर प्रॉब्लम, उसका पोस्चर सही नहीं होगा। इट इज़ अ परमानेंट बट नॉट प्रोग्रेसिव। इस पर कह रहे हैं ये परमानेंट डिसऑर्डर तो है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है। जितना डैमेज हो गया उतना ही रहेगा, वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। अब आता है क्लासिफिकेशन। तो इसको पहला क्लासिफिकेशन है ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको GMFCS लेवल कहते हैं। इसमें लेवल्स में डिवाइड किया गया है। पहला लेवल है क्लासिफिकेशन का ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। तो पहला लेवल में वॉक विदाउट लिमिटेशन। इस पे क्या होगा? बेबीज पे अभी मैंने बोला कि मोटर डिसफंक्शन हो जाएगा। मोटर डिसफंक्शन कितना हुआ है, बेबी कैसे चल रहा है, इस बिहाफ पे ये वाला क्लासिफिकेशन है कि ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन, मोटर फंक्शन कितना अब्रप्ट है इसको लेके। तो लेवल 1 में बोला गया कि वॉक विदाउट लिमिटेशन, बेबी यानी अच्छा फंक्शन है, बेबी बिना किसी लिमिटेशन के चल पा रहा है, तो लेवल 1 में डालेंगे। अब उसके चलने में, वॉक करने में कुछ लिमिटेशंस हैं, तो लेवल 2 हो जाएगा। वॉक यूजिंग द हैंड हेल्ड मोबिलिटी डिवाइस, जैसे कि वॉकर या क्लचर्स। वॉकर लेके अगर चल रहा है तो लेवल 3 में, यानी कि बहुत नॉर्मली चल रहा है तो लेवल 1। कुछ लिमिटेशंस हैं चलने में, अच्छे से नहीं चल पा रहा है, बट कोई भी चीज़ वो पकड़ के नहीं चल रहा है, खुद से चल पा रहा है लेकिन लिमिटेशंस के साथ चल रहा है, एकदम नॉर्मल मूवमेंट नहीं हो उसका, तो लेवल 2। अगर वो क्लचर्स या वॉकर लेके चलता है तो लेवल 3 में आता है। लेवल 4 किसको कहते हैं? सेल्फ मोबिलिटी विद लिमिटेशंस, मे यूज द पावर्ड मोबिलिटी। सेल्फ मोबिलिटी विद लिमिटेशंस एंड मे यूज द पावर्ड मोबिलिटी, ये आता है लेवल 4 में। लेवल 5 है हमारा मैनुअल व्हील चेयर नीडेड, मोस्ट सीवियर फंक्शंस आर इम्पेयर्ड। इस पे मे भी व्हील चेयर में आ गया। अभी डायग्राम दिखाऊंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। ये देखिए GMCS लेवल 1 में क्या हो रहा है? चिल्ड्रन वॉक इंडोर एंड आउटडोर एंड द लिम्ब स्टेयर विदाउट लिमिटेशंस। चाइल्ड परफॉर्म, मतलब चाइल्ड चल रहा है, इंडोर हो आउटडोर हो, क्लाइंब कर रहा है स्टेयर्स को, बिना किसी लिमिटेशंस के चल रहा है। और चिल्ड्रन परफॉर्म ग्रॉस मोटर स्किल्स इंक्लूडिंग रनिंग भी कर सकता है वो, जंप, बट स्पीड, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन आर इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड क्या है उसका? उसकी स्पीड, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्पेयर्ड हुआ है। अब GMFCS लेवल 2 में क्या आता है? चिल्ड्रन वॉक इंडोर एंड आउटडोर, चल तो पा रहा है वो, एंड क्लाइम्स स्टेयर होल्डिंग ऑन द रेलिंग बट एक्सपीरियंस लिमिटेशंस वॉकिंग ऑन इवन सरफेस एंड इंक्लूडिंग द वॉकिंग इन द क्रॉल्स एंड कंफर्ट। मतलब ये चल रहा है, वहाँ पे वो चल रहा है, बस कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ पे स्टीयरिंग में रेलिंग्स को पकड़ के चल पाएगा। दूसरा 3rd लेवल में क्या आता है? चिल्ड्रन वॉक इंडोर एंड आउटडोर ऑन अ लेवल सरफेस विद असिस्टिव मोबिलिटी जो डिवाइसेस होती हैं उनका यूज़ करके वो चलेगा। देखिए इस पर व्हील चेयर्स पे जा रहा है और ये क्लचेस लेके चल रहा है। तीसरा है हमारा, ये तीसरा था लेवल। चौथे लेवल में बोल रहा है चिल्ड्रन में कंटिन्यू टू वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए चल पाएगा ऑन वॉकर के साथ चलेगा और बहुत कम डिस्टेंस चल पाएगा। आर रियरली मोर ऑन द व्हील मोबिलिटी एट होम एंड स्कूल एंड इन कम्युनिटी। रेयरली वो मतलब व्हील चेयर के साथ अपने होम, स्कूल और कम्युनिटी में वो चल पाता है।
अब आते हैं फिफ्थ में क्या बोला गया है कि फिजिकल इम्पेयरमेंट, रिस्ट्रिक्शन, इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मूवमेंट एंड एबिलिटी टू मेंटेन द एंटी ग्रेविटी हेड एंड टर्न पोस्चर, ऑल द एरिया ऑफ मोटर फंक्शन आर लिमिटेड। जितने भी फंक्शन मोटर फंक्शन के एरिया होंगे वो लिमिटेड होंगे। इवन वो अपना सर भी ऐसे स्ट्रेट नहीं रख पाएगा, तो नीचे की तरफ फ्लैग हो जाता है उसका हेड भी। अगर कि चिल्ड्रन हैव नो मीन ऑफ इंडिपेंडेंट मोबिलिटी एंड आर ट्रांसपोर्ट, इंडिपेंडेंटली वो कुछ नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं चल पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रहता ही नहीं है। अब अगला क्लासिफिकेशन है हमारा मोटर टाइप एंड सेरिब्रल पाल्सी। क्या होता है इसके बिहाफ में? मोटर टाइप एंड सेरिब्रल पाल्सी, इसके बिहाफ में बोला गया स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, अटैक्सिक एंड डाइकाइनेस्टिक सेरिब्रल पाल्सी। तो पहले देखते हैं स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है। स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी जो होता है कि मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा होता है स्टिफ एंड टाइट मसल। इस पे होता है कि मसल्स स्टिफ हो जाती है और टाइट हो जाती हैं, जर्की मूवमेंट्स होते हैं इस पे, डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड स्पीच, ठीक, चलने में और बोलने में दिक्कत होती है, इंक्रीज मसल टोन, इसमें मसल टोन उसका इंक्रीज हो जाता है। ये हुआ स्पास्टिक। ये देखिए स्पास्टिक में क्या बोला है कि आर्म बेंड एंड हैंड स्पास्टिक आर द फ्लॉपी ऑफन लिटिल यूज, दिख रहा है इस पे। दिस साइड कम्प्लीटली ऑलमोस्ट नॉर्मल, एक साइड उसका कम्प्लीटली नॉर्मल है, दूसरा उसका आर्म बेंड हो गया है और फ्लॉपी हो गया है। सी वॉक ऑन द टिप टो, कैसी चल रही है, देखो इसका हील उठा हुआ है और ये अपने टो से साथ मूवमेंट कर रही है। अपर इस पे द बोथ लेग ओनली पैराप्लेजिया, इस पे क्या था, देखिए हेमीप्लेजिया शो कर रहा था, ये पैराप्लेजिया। देखिए हेमीप्लेजिया में इसका बॉडी इतना पार्ट अफेक्टेड है, ये वाला पार्ट जो है। हेमीप्लेजिया में देखिए, हेमीप्लेजिया में बोला गया इन्वॉल्व इल्स वेयर द अपर बॉडी यूजुअली नॉर्मल, जिसकी अपर बॉडी है ये नॉर्मल है, विद और विदाउट माइनर साइन। चाइल्ड में हैव डेवलप कॉन्ट्रेक्चर ऑन द, कहाँ पे कॉन्ट्रेक्चर बनने हैं इसके, एंकल और फीट पे, यानी लोअर बॉडी पार्ट, ये वाला पार्ट अफेक्टेड है उसका। अब बोथ आर्म्स आर बोथ लेग्स आर क्वाड्रिप्लेजिया हो गया इसको, देखिए दोनों आर्म्स अफेक्टेड हैं और दोनों लेग्स अफेक्टेड हैं। ये स्पास्टिक के अंदर आ रहा था। इस पे देखिए बोला गया लेग्स एंड फीट आर टर्न इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव हो जाते हैं। अब आता है डाइकाइनेस्टिक, दूसरा टाइप, इंक्लूडिंग एथेलॉइड डिस्टोनिया, कोरियो एथलेंटॉइड टाइप। इस पे क्या आता है, इनवॉलंटरी स्लो ब्रीथिंग मूवमेंट। डाइकाइनेस्टिक टाइप जो होता है इंक्लूड्स एथेलॉइड डिस्टोनिक एंड कोरियो एथलेंटॉइड टाइप आता है। इस पे इनवॉलंटरी और स्लो ब्रीदिंग मूवमेंट्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मसल टोन, समटाइम टाइटनेस और समटाइम लूजनेस दिखेगा, यानी फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं, डिफिकल्टी इन सिटिंग वॉकिंग, स्पीच इन्वॉल्वमेंट इज कॉमन। ओके, अब इसका फिगर दिखाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा। देखिए इनवॉल्सिटरी आर्म्स एंड हैंड मूवमेंट, देख रहे हैं इसका मूवमेंट यहाँ पे ऐसे और मूव कर रहा है, इसका हाथ किधर है, उसका सर किधर है, इसको बोला गया। पूरा सीवियर एथेलॉइड मूवमेंट्स, ये पुअर बैलेंस एंड पोस्चरल इनएबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, पुअर बैलेंस और पोस्चरल इनस्टेबल है वो। ये एथेटोसिस मूवमेंट क्या होता है, मैंने बोला कि इन्वोलस्टियरी आर्म एंड हेड मूवमेंट में क्या होता है कि ऐसे मूवमेंट आर्म्स और हेड में होंगे कि वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, इनवॉलंटरी वो मूव करेंगे। और सीवियर एथेटोसिस मूवमेंट में क्या होता है कि इसका हेड रीजन, लेग और आर्म्स ये सब मूव करेंगे एक साथ, इनवॉलंटरी मूवमेंट ये भी होगा। पुअर बैलेंस और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है। फिर आता है अटैक्सिक में क्या होता है, हमने पढ़ा स्पास्टिक, डाइकाइनेस्टिक और अटैक्सिक। अटैक्सिक में क्या होता है, पुअर बैलेंस रहेगा और कोऑर्डिनेशन भी पुअर रहेगा। वाइड बेस्ड गेट होगा, उसका गेट वाइड बेस्ड होगा। ट्रिमर्स आते हैं, डिफिकल्टी विथ क्विक मूवमेंट्स एंड प्रीसेस टास्क, यानी कि क्विकली वो मूवमेंट करने में उसको बहुत डिफिकल्टी होती है। एक होता है मिक्स टाइप का सेरिब्रल पाल्सी। अभी देखिए पहले अटैक्सिक में क्या होता है, मैंने बोला कि उसको चलने में दिक्कत थी, तो वाइड बेस्ड गेट, इन पैरों के बीच में आप गैप देखिए कितना ज़्यादा है, और इरेगुलर स्टेप, इसके स्टेप्स देखिए, कहीं भी पैर रख रहा है, एक जो सीक्वेंस होना चाहिए ये स्टेप्स का नहीं फॉलो कर रहा है, वो इरेगुलरली इधर उधर कहीं भी पैर रख रहा है। तो वाइड बेस्ड गेट, दोनों पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप और इरेगुलर रखेगा। चाइल्ड वॉक विद द फीट वाइड अपार्ट
टेकिंग द अनप्रेक्सीडेबल अनइवन स्टेप टू मेंटेन द बैलेंस, कि वो उसका बैलेंस नहीं बनता है इसलिए वो वाइट गेट करता है, अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए तब चलता है। मिक्स टाइप में कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, अगर इनमें से दो से ज़्यादा कंबाइन होती हैं तो आ जाता है मिक्स टाइप में। मोस्टली आपका स्पास्टिक और डाइकाइनेस्टिक मूवमेंट्स, डाइकाइनेस्टिक सेरिब्रल पाल्सीज होता है वो एक साथ होता है तो मिक्स टाइप बोलते हैं। अभी यहाँ पे दूसरा टाइप है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अफेक्टेड लिम्ब, कौन सा लिम्ब अफेक्टेड हुआ है उसके बिहाफ में बोला गया है। पहला है हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, डायप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया, ट्राइप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया पढ़ेंगे। तो हेमीप्लेजिया में क्या होगा, जब वन साइड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड, जैसे कि मान लिया ये ह्यूमन बॉडी है, और हेमीप्लेजिया में क्या होगा, उसका ये वन साइड का बॉडी अफेक्ट हुआ है। मोनोप्लेजिया में कोई एक पार्ट अफेक्ट होगा, ओनली वन लिम्ब आर अफेक्टेड तो मोनोप्लेजिया, वही दो हो जाए तो डाइप्लेजिया। बोथ लेग अफेक्टेड मोर देन आर्म्स, लेग्स में ज़्यादा होता है डाइप्लेजिया एज कम्पेयर टू आर्म्स, यानी कि दोनों होंगे। मोनो होगा तो या एक हाथ या एक पैर होगा, डाई होगा तो दोनों लेग हो सकते हैं या दोनों हाथ हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन प्री मैच्योर इन्फेंट्स, डाइप्लेजिया किस पे कॉमन है, जो प्री मैच्योर इन्फेंट्स होते हैं। पैराप्लेजिया में ओनली बोथ लोअर लिम्स आर अफेक्टेड, पैराप्लेजिया में बोथ लोअर लिम्स आर अफेक्टेड बता रहा है। फिर देखिए ट्राइप्लेजिया, थ्री लिम्स अफेक्टेड होंगे तो ट्राइप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया में क्या होता है, चार के चारों लिम्स इन्वॉल्व होंगे। सीवियर टाइप होता है ये, चाइल्ड में नॉट बी एबल टू वॉक, हो सकता है जैसे बच्चा चल भी ना पाए। लेग एंड फीट में टर्न इनवर्ड, जो लेग और फीट होता है अंदर की तरफ मुड़ जाता है। स्पीच एंड सॉलोविंग में ऑल्सो भी अफेक्टेड, बोलने में भी दिक्कत होती है और कोई भी चीज़ सॉलो भी करने में उसको दिक्कत होती है। ये देखिए कि कहाँ पे डैमेज है, कौन सा टाइप है, उसकी वजह से कौन सा लिम्ब अफेक्टेड होगा। तो हमने स्पास्टिक पढ़ा था, फिर इनकी पोजीशन देखिए, अगर ये वाला पार्ट डैमेज हो रहा है तो स्पास्टिक फॉर्म है, इससे क्या हो रहा है, हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में देखिए एक लिम्ब, एक हाथ और एक पैर गया। डाइकाइनेस्टिक फॉर्म में डाइप्लेजिया अगर होता है, ये देखिए दोनों हाथ हो सकते हैं या दोनों पैर हो सकते हैं। और आ रहा है कि इस पर अलग अलग है, या तो ये दोनों या तो ये दोनों होगा। फिर यहाँ पे आ रहा है कि अटैक्सिक फॉर्म में क्वाड्रिप्लेजिया है तो चार हो जाएंगे। मिक्स्ड फॉर्म में एथेटोसिस यहाँ पे जाता है, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली ऐसा है कि जब स्पास्टिक फॉर्म होता है तो देखिए ब्रेन का जब ये वाला पार्ट डैमेज होता है तो स्पास्टिक फॉर्म। डाइकाइनेस्टिक फॉर्म जब यहाँ पे ये डैमेज है, अटैक्सिक फॉर्म में ये पार्ट डैमेज है, मिक्स्ड फॉर्म में ये पार्ट्स डैमेज होते हैं ब्रेन के। यही ये हेमीप्लेजिया है, ये डाइप्लेजिया में ये तो ये दोनों या ये दोनों होते हैं, क्वाड्रिप्लेजिया में चारों होते हैं, एथेटोसिस में ये, इसको हटा देना, ये टाइप तो पढ़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए These are the different type of the cerebral palsy depending on what part the brain is affected, कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, कैसे अफेक्टेड, उसके अकॉर्डिंग कौन सा टाइप होगा। तो आ रहा है स्टिफ मसल, ये आ रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन। जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन अफेक्टेड है तब क्या होगा, स्टिफ मसल यानी स्पास्टिसिटी हो जाएगी, एसोसिएटेड विद द डैमेज टू डेवलपमेंटल डिफरेंसेस इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगर डैमेज हो रहा तो स्टिफ मसल, इसकी वजह से स्पास्टिसिटी यानी जो स्पाज्म वाला है वो होगा। यहाँ पे अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ द डाइकाइनेसिया एसोसिएटेड विद द डैमेज इन द बेसल गैंग्लिया। अगर बेसल गैंग्लिया है तो डाइकाइनेस्टिक। पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन यानी अटैक्सिया। पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन किस पे था, अटैक्सिया में था। ये किस क्या डैमेज हुआ, सेरिबेलम डैमेज होने से हो रहा है। वही मिक्स टाइप, मल्टीपल एरिया ऑफ द ब्रेन जब डैमेज होते हैं तो मिक्स टाइप होता है। फिर से समझते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होगा तो स्पास्टिक होगा, स्पास्टिक टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी होगा। वही जब बेसल गैंग्लिया डैमेज होगा तो डाइकाइनेस्टिक होगा। कौन सा है, बेसल गैंग्लिया में डाइकाइनेस्टिक, सेरिबेलम डैमेज तो अटैक्सिक, और मल्टीपल टाइप ब्रेन में मल्टीपल एरियाज पे अगर डैमेज हो तो मिक्स टाइप। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट डैमेज है तो कौन सा टाइप हो रहा है।
अब आते हैं इटियोलॉजी। हमने पढ़ा कि डिजीज कंडीशन का डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए, लेवल के बेस पे भी, वो कौन सा पार्ट डैमेज है, ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज है ये भी जान लिया, उसकी वजह से कौन कौन सा लिम्ब अफेक्टेड है और कौन सी डाइकेनेस्टिक है, स्पास्टिक है, टैक्सिक है, ये भी देख लिया। अब इटियोलॉजी देखते हैं। तो प्रीनेटल कॉजेज यानी बिफोर द बर्थ क्या होता है, जो कि मोस्ट कॉमन है। दीज आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द बेबी व्हाइल स्टिल इन द मदर्स वूम। ये कौन से फैक्टर्स हैं, जब बेबी अभी भी मदर के वूम में है तब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो सेरिब्रल पाल्सी कॉज कर सकते हैं। तो पहला है मैटरनल इन्फेक्शंस। मैटरनल इन्फेक्शन में सबसे कॉमन है टॉर्च, यानी टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ अदर में आता है सिफिलिस, वेरिसेला, आर फॉर रूबेला, सी फॉर साइटोमेगालोवायरस एंड एच फॉर हर्पीस। इसको तो रट लेना, हर डिजीज कंडीशन के कॉज में आता है। मैटरनल मेडिकल कंडीशंस में से मदर को डायबिटीज है या थायराइड डिसऑर्डर है, सीजर डिसऑर्डर मदर को आ रहे हैं, सीवियर अनीमिया है। सीवियर अनीमिया होगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है फिटस में और सेरिब्रल पाल्सी, तो ब्रेन डैमेज होगा तो सेरिब्रल पाल्सी होगा। या एक्सपोजर टू टॉक्सिन हुआ है, यानी अल्कोहल, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो गया, सिगरेट स्मोक करती है मदर, ड्रग्स ले रही है, मेडिकेशन चल रहे हैं, रेडिएशन के एक्सपोजर में गई है। तो ये था प्रीनेटल वाले कि मदर के वूम में है तब क्या होगा। जेनेटिक एंड कंजेनाइटल कॉजेज क्या हो सकते हैं, जेनेटिक ब्रेन मालफॉर्मेशन है उसको, एबनॉर्मल न्यूरोनल माइग्रेशन, फीटल ब्रेन में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं। अभी आता है प्लेसेंटल प्रॉब्लम। प्लेसेंटा में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी हो गया, अब्रप्सो प्लेसेंटा है, दीज रिड्यूस द ब्लड फ्लो रिड्यूस करेंगे और फीटल हाइपोक्सिया हो जाएगा। जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हाइपोक्सिया होगा तो जो ब्रेन डेवलपमेंट में चल रहा है ब्रेन डैमेज होगा। अभी आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी से भी होते हैं, ट्विंस या ट्रिपलेट हैं, डेथ ऑफ वन ट्यून इन यूट्रो इंक्रीज द रिस्क। अगर बेबी मल्टीपल प्रेगनेंसी हुई है, उनमें से किसी एक बेबी की डेथ हो गई है तो भी ये हो सकता है। बर्थ एस्फेक्सिया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीनेटल कॉज, ये पेरीनेटल कॉज में आता है बर्थ एस्फेक्सिया। प्रोलॉन्ग्ड लेबर चला, इसकी वजह से एस्पिरेट कर गया, कॉर्ड अराउंड नेक के चारों तरफ कॉर्ड हो गई, म्यूकोनियम एस्पिरेट कर गया, ब्रीच डिलीवरी है। ब्रीच डिलीवरी में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में सेफेलिक होता है, यानी कि बेबी जब वूम से डिलीवर होता है तो बेबी का हेड निकलना चाहिए, लेकिन ब्रीच में क्या होता है, बेबी का बटक्स निकलता है। पहले जब बटक्स निकलता है तो एक कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। प्रीमेच्योरिटी में क्या होता है, प्री टर्म इन्फेंट, यानी लेस देन 34 वीक के पहले ही डिलीवरी हो गई। हैविंग फ्रेजाइल ब्रेन, उनमें क्या होता है, ब्रेन जो है फ्रेजाइल, अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, इसकी वजह से हो सकता है। पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेलेसिया, PVL इज कॉमन, स्पास्टिक डाइप्लेजिया होता है इसकी वजह से, प्रीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेलेसिया से। लो बर्थ वेट है, लेस देन 2.5 kg बेबी आर एट द हाई रिस्क, 2.5 kg से कम है तो हाई रिस्क पे होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ये कॉम्प्लिकेशंस कौन से हैं, वैक्यूम और फॉर्सेप इंजरी हो गई जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुआ। अगर डिलीवरी वैक्यूम से कराया उस पर इंजरी हुई तो ब्लीडिंग होगा, और क्या हो सकता है, ब्रेन डैमेज, ब्रेन में कहीं पे भी इंजरी कॉज करेगा और सेरिब्रल पाल्सी हो जाएगा। न्यूनेटल जॉन्डिस है, सीवियर अनट्रीटेड जॉन्डिस जिससे कर्निक्टेरस होता है विच अफेक्ट द बेसल गैंग्लिया। जब कर्निक्टेरस होगा तो बेसल गैंग्लिया पार्ट को अफेक्ट करेगा, और पहले मैंने डायग्राम भी दिखाया कि बेसल गैंग्लिया अगर अफेक्ट करता है तो डाइकेनेस्टिक टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी होता है। अभी आता है पोस्टनेटल कॉज। पहले हमने पढ़ा प्रीनेटल, पेरीनेटल, अब नाउ पोस्टनेटल कॉज। दीज अकर आफ्टर द बेबी इज बॉर्न, बेबी बॉर्न हो चुका है यूजुअली विद इन द फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल में बेबी की एज में। तो CNS इन्फेक्शन हुआ, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, दीज कॉज इन्फ्लामेशन एंड न्यूरोनल डेथ, जिनकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है और न्यूरोनल डेथ हो जा रही है। हेड इंजरी या ट्रॉमा की वजह से एक्सीडेंटली फॉल हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, अब्यूसिव हेड ट्रॉमा है, सेकेंड बेबी सिंड्रोम है। अब बताइए स्ट्रोक इन इन्फेंट्स में, स्ट्रोक है यानी कि क्लॉट है, हेमरेज है इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर क्लॉट है, हेमरेज हो गया। सीवियर डिहाइड्रेशन विद इन द शॉक कॉज रिड्यूस द ब्रेन परफ्यूजन, अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ब्रेन परफ्यूजन ब्रेन परफ्यूजन कम हो जाता है। ये थे कॉजेज। अगला है हमारा हाइपोग्लाइसीमिया।
हाइपोग्लाइसीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर होता है तो लॉन्ग स्टैंडिंग लो ब्लड शुगर डैमेज द ब्रेन सेल्स, अगर ग्लूकोज लेवल बहुत देर तक कम रहता है तो ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में आता है हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, प्रोलॉन्ग्ड एपनिया होता है जिससे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो सबसे पहले हमारी ब्रेन की डिजीज कंडीशंस होती हैं। फिर आता है हमारा कॉजेस के बाद पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में आता है सेरिब्रल पाल्सी डेवलप्स ड्यू टू डैमेज टू द इमैच्योर ब्रेन। सेरिब्रल पाल्सी क्यों होता है? इमैच्योर ब्रेन का डैमेज हुआ, डेवलपिंग फीटल या इन्फेंट ब्रेन। इमैच्योर ब्रेन किसका होता है? डेवलपिंग फीटल का, यानी फीटस है अभी, ये इन्फेंट है, उसके ब्रेन में डैमेज होता है जिसकी वजह सेरिब्रल पाल्सी होता है। दिस डैमेज अफेक्ट द मोटर कंट्रोल। अगर डैमेज होता है तो क्या करता है, वो मोटर कंट्रोल एरिया को डैमेज करता है एंड लीडिंग टू द प्रॉब्लम इन द मूवमेंट। अब जो मोटर कंट्रोल को डैमेज होता अफेक्ट करता है तो मूवमेंट्स, पोस्चर और मसल टोन, ये चीज़ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। द डैमेज इज नॉन प्रोग्रेसिव, ये जो डैमेज होगा इससे वो नॉन प्रोग्रेसिव होगा, बट द सिम्टम्स कॉन्टिन्यू लाइफ लॉन्ग, लेकिन इसकी वजह से पूरी लाइफ उसको सिम्टम्स रहेंगे। क्या बोला कि सेरिब्रल पाल्सी डेवलप होता है, किस पे डैमेज होता है? ये इमैच्योर ब्रेन। इमैच्योर ब्रेन में जब डैमेज होता है तो सेरिब्रल पाल्सी कॉज करता है। इमैच्योर ब्रेन होता किसका है? फीटस का या इन्फेंट का। अब अगर ये डैमेज होता है, अगर इमैच्योर ब्रेन जब डैमेज होता है तो सबसे पहले अफेक्ट करता है हमारे मोटर कंट्रोल्स को। मोटर कंट्रोल जो एरियाज होते हैं, इसकी वजह से मूवमेंट, पोस्चर, मसल टोन डैमेज हो जाता है। अब डैमेज जो होता है इसका ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन सिम्टम्स इसके लाइफ लॉन्ग होते हैं। अब ये ना प्राइमरी इवेंट ब्रेन इंसल्ट्स। प्राइमरी इवेंट सबसे पहले क्या होगा देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, डैमेज अकर टू द ब्रेन ड्यू टू, डैमेज हुआ किस, पहले स्टेप हमारा प्राइमरी इवेंट में कि डैमेज हुआ। जैसे मान लिया चोट लगी, जैसे लगा तो हाइपोक्सिया हो, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, हैमरेज हो सकता है। जब चोट मतलब कि प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या हो गया, प्राइमरी इवेंट्स में या तो डैमेज हो गया जिसकी वजह से हाइपोक्सिया या एक्सटीमिया कॉज करेगा, या हैमरेज है, अंदर ब्लीडिंग हो गई, इन्फेक्शन हो सकता है टॉर्च का, ये प्रीटर्म बेबी कॉम्प्लिकेशंस या ट्रॉमा है, ये कॉजेज प्राइमरी हो सकते हैं। अगर ये सारी चीजें होंगी तो होगा क्या? रीजन द डेवलपिंग ब्रेन इज वेरी सेंसिटिव, इवन बिफोर ऑक्सीजन लॉस कैन इंजरी द सेल कंट्रोलिंग मूवमेंट। तो डेवलपिंग ब्रेन इज वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होता है। इवन ब्रीफ ऑक्सीजन लॉस कैन इंजरी इन सेल कंट्रोलिंग मूवमेंट। अगर बहुत कम भी ऑक्सीजन लॉस हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा लॉस, ऐसा नहीं है कि बहुत रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन लेवल, थोड़ा सा लेवल भी अगर उसका रिड्यूस होता है तो डेवलपिंग सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब आता है सेकंड, प्राइमरी इवेंट के बाद सेकंड में आता है टारगेट एरिया ऑफ द ब्रेन डैमेज। कौन कौन से टारगेट एरिया है? द टाइप ऑफ द सेरिब्रल पाल्सी डिपेंड ऑन द विच एरिया इज डैमेज। कौन से टाइप का सेरिब्रल पाल्सी होगा ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एरिया डैमेज हुआ है। तो पहला है मोटर कॉर्टेक्स। कंट्रोल, मोटर कॉर्टेक्स अगर एरिया डैमेज होता है ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को। मोटर कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन जो है वो वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो मोटर कॉर्टेक्स अगर डैमेज होगा तो क्या होगा? डैमेज होगा तो स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी होगा, बिकॉज सिग्नल टू द मसल्स बिकम ओवर एक्टिव एंड स्टिफ हो जाएंगे, तो स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी होगा। उसी में अगर बेसल गैंग्लिया, मोटर कॉर्टेक्स देन बेसल गैंग्लिया अगर होगा तो कंट्रोल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। डैमेज होगा तो डाइकाइनेस्टिक या एथेटॉइड टाइप सेरिब्रल पाल्सी होगा, यानी कि मोटर कॉर्टेक्स एरिया गया तो स्पास्टिक हुआ, बेसल गैंग्लिया डैमेज हुआ तो डाइकाइनेस्टिक या एथेटॉइड होता है। जो सेरिबेलम अगर डैमेज होता है तो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए ये होता है। सेरिबेलम करता है क्या? कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनाता है, तो अटैक्सिक टाइप होता है। प्री वेंट्रिकुलर व्हाइट मैटर, अगर पीवीएल प्री वेंट्रिकुलर व्हाइट मैटर अगर डैमेज होता है, वेरी कॉमन इन प्रीटर्म में भी डैमेज होता है और स्पास्टिक डाइप्लीजिया करता है। सेलुलर लेवल चेंजेस, न्यूरोनल अगर डेथ हो गई तो न्यूरॉन्स डाई ड्यू टू द हाइपोक्सिया या और इन्फ्लामेशन की वजह से डेथ हो जाती है। या होता क्या है अंदर, इसमें बोला गया जो डैमेजेस हम देख रहे हैं कि ये ब्रेन डैमेज, ये पार्ट गैंग्लिया डैमेज हो रहा है या मोटर कॉर्टेक्स हो रहा है, तो उस पर डैमेज में होगा क्या? न्यूरोनल डेथ हो सकती है या ग्लायोसिस होगा। न्यूरोनल डेथ में क्या होता है? जो न्यूरॉन्स है वो डाई हो जाते हैं ड्यू टू हाइपोक्सिया की वजह से या इन्फ्लामेशन की वजह से। ग्लायोसिस क्या होता है? तो डेड न्यूरॉन्स आर रिप्लेस्ड बाई ग्लायल स्कार टिश्यू।
जो न्यूरॉन्स जिनकी डेथ हो गई है वो रिप्लेस हो जाते हैं ग्लायल स्कार टिश्यू से। इसको ग्लायोसिस बोलते हैं, यानी कि 2 इवेंट हुए, क्या क्या, न्यूरोनल डेथ हुई और ग्लायोसिस हुआ। अभी आता है सी, इम्पेयर्ड माइलिनेशन। इम्पेयर्ड माइलिनेशन में क्या होगा, माइलिन फॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड, स्लो नर्व कंडक्शन, माइलिन का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो रिड्यूस हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, जो नर्व कंडक्शन है वो कम हो गया और जो मूवमेंट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे। डिसरप्शन ऑफ मोटर पाथवे, जो मोटर का एक पाथवे था जो उसको फॉलो करना था वो डिसरप्ट हो गया। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बिकम वीक एंड डैमेज, इसकी वजह से एबनॉर्मल पोस्चर एंड मूवमेंट दिखेगा। अभी आता है एबनॉर्मल मसल टोन एंड रिफ्लेक्स पाथवे। एबनॉर्मल मसल टोन एंड रिफ्लेक्स पाथवे में क्या होता है, आफ्टर द ब्रेन डैमेज द डिसेंडिंग इनहिबिटरी पाथवे ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अफेक्टेड। एबनॉर्मल मसल टोन एंड रिफ्लेक्स पाथवे में ये कह रहा है कि जब ब्रेन डैमेज हो जाता है तो जो डिसेंडिंग इनहिबिटरी पाथवे होता है ऊपर से नीचे की तरफ जो आता है ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, वो अफेक्टेड हो जाता है। होता क्या, व्हाट हैपन, नॉर्मली द ब्रेन सेंड सिग्नल्स दैट कंट्रोल द रिफ्लेक्सेस। नॉर्मली ब्रेन सिग्नल्स को भेजता है, वो रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है। व्हेन दीज सिग्नल्स रिड्यूस, अब अगर जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक का जो रास्ता था, डिसेंडिंग जो पाथवे था, इनहिबिटरी पाथवे, वो उस पर डैमेज कॉज हुआ, होगा क्या, व्हेन दिस, तो जो सिग्नल्स आने चाहिए थे वो रिड्यूस हो जाएंगे, रिफ्लेक्सेस बिकम एग्जैजरेट, रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेट हो जाएंगे, मसल टोन बिकम वेरी हाई हो जाएगा, इससे स्पास्टिक या टू लो यानी हाइपोटोनिया हो जाएगा। रिजल्ट इन सब की वजह से होता क्या है, स्पास्टिसिटी हो जाएगी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, क्लोनस, एबनॉर्मल प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस यानी मोरोज या जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आने चाहिए थे वो एबनॉर्मल हो जाएंगे और ये परसिस्टेंट लॉन्गर, बहुत टाइम तक ऐसा ही रहेगा। मोटर डिस्फंक्शन में क्या होता है, 5वां बोला मोटर डिस्फंक्शन भी डेवलप हो जाएगा ड्यू टू द पुअर न्यूरल कंट्रोल। जब पुअर न्यूरल कंट्रोल होता है इसकी वजह से एबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न दिखेंगे, सीजरिंग गेट दिखता है, ये इसका, एक बार मैं पीछे से फिर से आपको दिखा देती हूँ पूरा। ये था, यहाँ से स्टार्ट किया था, प्राइमरी इवेंट हुआ यानी डैमेज हुआ तो हाइपोक्सिया हेमरेजिया हुआ। अब जो ब्रेन की सेल्स थे वो डैमेज हो जाते हैं, जब डैमेज होता है तो टारगेटेड एरिया के अकॉर्डिंग बताया गया कि स्पास्टिक कब होगा, और ये आपका बेसल गैंग्लिया के डैमेज होने से क्या होगा, मोटर कॉर्टेक्स के डैमेज होने से क्या होगा, और सेरिबेलम के डैमेज होने से क्या होगा, डैमेज हुआ। अब इसके बाद बोल रहा है कि एक इसी पे बोला गया कि प्री वेंट्रिकुलर व्हाइट मैटर अगर डैमेज होता है तो क्या हो सकता है, ये डैमेजेस बताए गए। डैमेज क्यों हुआ, मतलब कौन कौन सी चीज़ें डैमेज कर रही हैं, कौन सा पार्ट डैमेज होगा, डैमेज हुआ। डैमेज होने के बाद बोल रहा है कि इम्पेयर्ड माइलिनेशन भी बताया गया, एक तो पहले सेल डैमेज बताया गया, फिर इम्पेयर्ड माइलिनेशन बताया गया, डिस्टर्ब पाथवे बताया गया, ये सारे पॉइंट्स हैं कि कौन कौन चीज़ें क्या कॉज कर सकती हैं। फिर एबनॉर्मल मसल टोन के बारे में बताया गया और बताया कि इनसे रिजल्ट, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो क्या होगा, स्पास्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, कोनस, एबनॉर्मल प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस दिखेंगे। फिर बोल रहा है कि अब ये मोटर डिस्फंक्शन डेवलप होंगे, मोटर डिस्फंक्शन में एबनॉर्मल मूवमेंट्स पैटर्न है, सीजरिंग गेट, बच्चा जो होगा वो सीजर ऐसे से पैर जो करते हुए चलेगा, ऐसे ऐसे करते हुए चलता है, ये सीजरिंग गेट होता है। टो वॉकिंग, टो के उस पर चलेगा, हील उसके ऊपर रहेगी और ऐसे करके टो रख के चलता है नीचे। डिफिकल्टी सिटिंग एंड स्टैंडिंग में डिफिकल्टीज होती हैं उसको। फिर आता है मसल इम्बैलेंस, सम मसल्स बिकम टाइट एंड अदर वीक, कुछ मसल्स टाइट हो जाती हैं कुछ वीक हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होते हैं, लॉन्ग टाइम स्पास्टिसिटी लीड टू द परमानेंट मसल शॉर्टनिंग। स्पास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्चर होता क्या है, लॉन्ग, अगर स्पास्टिसिटी बहुत टाइम तक रह जाती है इसकी वजह से क्या हो जाता है, परमानेंट शॉर्टनिंग हो जाती है उस मसल की। जॉइंट डिफॉर्मिटी, जॉइंट में भी डिफॉर्मिटीज आ जाती है बिकॉज मसल्स पुल इज अनइवन, मसल्स का जो पुल है वो बहुत अनइवन होता है, जिससे जॉइंट की भी डिफॉर्मिटीज होती हैं। अब अगर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हुई तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होगा, हिप डिसलोकेशन, स्कॉलियोसिस, फीडिंग डिफिकल्टी, सॉल्विंग प्रॉब्लम और स्पीच इशूज हो जाते हैं।
द प्राइमरी ब्रेन इंजरी इज नॉन प्रोग्रेसिव होगी, बट सेकेंडरी प्रॉब्लम वर्सन ओवर टाइम। जो प्राइमरी ब्रेन इंजरी हुई थी वो तो नॉन प्रोग्रेसिव है, लेकिन जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स उसको होंगी वो टाइम के साथ साथ और ज़्यादा वर्स हो जाती हैं। आता है हमारा साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम बताने से पहले एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको। मैंने बोला एक चीज़ जो बताना था कि सीजरिंग गेट बोल रही हूँ मैं बार बार, जो सीजरिंग गेट बोल रही हूँ, सीजर वो कैंची की तरह क्यों चलता है, क्योंकि जो अबडक्टर मसल होती है बहुत टाइट हो जाती है। मसल टाइट होने की वजह से जो लेग होती है पीछे की तरफ हो जाते हैं थोड़ा सा, और वो सीजरिंग गेट की तरह चलता है सीजर बनाते हुए। अब आता है साइन एंड सिम्टम में डिलेड माइलस्टोन। तो व्हाट डिलेड माइलस्टोन में होगा क्या, चिल्ड्रन सिट वॉक क्रॉल्स आर स्टैंडिंग लेट, यानी कि जो बच्चा उसको बैठना चाहिए, चलना चाहिए, क्रॉलिंग करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। रीज़न क्या है, डैमेज टू द मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन, स्लो मसल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मोटर एरिया डैमेज हो गया है बेबी का। जब मोटर एरिया डैमेज हो गया तो जो कंट्रोल था, मसल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, वो भी स्लो हो जाता है, इसीलिए मोटर डैमेज जो है तो उसका जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन था वो डिले हो गया। इस पे क्या बोला गया है कि अर्ली साइन एंड सिम्टम क्या होंगे सेरेब्रल पाल्सी के, इंक्रीज और डिक्रीज मसल टोन, सीजर और एपिलेप्सी दिखेगी, लर्निंग डिफिकल्टीज होंगी, आर्किंग ऑफ द बैक, देखिए बैक में आर्क बन जाता है, रैंडम अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, पुअर हेड कंट्रोल, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, विजुअल एंड हियरिंग प्रॉब्लम, इनएबिलिटी टू सिट बाय 8 मंथ, ईटिंग एंड स्वॉलोविंग प्रॉब्लम्स होती हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं सेरेब्रल पाल्सी का। ये देखिए अर्ली साइंस में इस पे भी दिखाया गया कि फ्लॉपी पोस्चर होगा। फ्लॉपी पोस्चर में क्या होता है, लैक मसल टोन, अपीयर फ्लॉपी, पुअर हेड इरिटेबिलिटी, पुअर हेड ऑफ इरिटेबिलिटी, हाई फीडिंग डिफिकल्टीज एंड वीक सकिंग, फीडिंग क्यूटीज, हाई पिच, लैक ऑफ मूवमेंट दिखेगा। ये सारे साइन एंड सिम्टम आप पढ़ सकते हैं इसको। अभी मैंने आता हमारा दूसरा जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले पढ़ने के बाद हमने पढ़ा है एबनॉर्मल मसल टोन, टू टाइट या टू लूज हो जाता है मसल टोन में। क्यों, द मसल्स में बी स्टिफ, मसल्स में हाइपरटोनिया या हाइपोटोनिया हो जाता है। रीजन क्या है इसके पीछे कि मसल्स में कभी हाइपरटोनिया और कभी हाइपोटोनिया भी दिख सकता है, यानी कि दोनों चीजें दिख रही हैं। तो ब्रेन इंजरी अफेक्ट द सिग्नल्स दैट कंट्रोल द मसल टोन। ब्रेन इंजरी की वजह से जो सिग्नल्स मसल्स के टेंशन को कंट्रोल करते थे वही अफेक्ट हो गए। हमारा एबनॉर्मल पोस्चर, ऑड बॉडी पोजीशंस लाइक कर्व्ड बैक। एबनॉर्मल पोस्चर्स में क्या दिख रहा है, बैक कर्व हो गई, सीजरिंग ऑफ लेग और बेंट आर्म, ये दिख रहा है। रीजन क्या है, इन imbalance between the muscles due to poor brain control lead to wrong posture। कह रहा है कि imbalance between the muscles में और poor brain muscles due to poor brain control, जो muscles को ब्रेन कंट्रोल कर रहा था वो कंट्रोल जो है यानी कि जो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है ब्रेन देन मसल्स को कंट्रोल करता है, यही रॉन्ग हो गया, मतलब कि सही नहीं है, तो जो पोस्चर है उसका रॉन्ग हो जाता है। हमारा पुअर कोऑर्डिनेशन और अटैक्सिया क्या होता है, इस पे क्या होता है कि चाइल्ड अपीयर्स शेकी, अनस्टेबल व्हाइल वॉकिंग और डूइंग टास्क। क्या करेगा, बेबी शेक करता है, ठीक है। रीजन क्या है, डैमेज टू द सेरिबेलम और मोटर पाथवे अफेक्ट द बैलेंस सेंटर। जो बैलेंस सेंटर था उसको क्यों वो अफेक्ट हो गया, यानी सेरिबेलम और मोटर पाथवे अफेक्ट होने की वजह से शेकी दिखेगा, वो शेकी या अनस्टेबल व्हाइल वॉकिंग एंड डूइंग टास्क। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि उसका सेरिबेलम डैमेज हो गया है। स्पास्टिक मूवमेंट में सडन टाइटनेस या जर्की मूवमेंट दिखते हैं स्पास्टिक मूवमेंट में। रीजन है इसके पीछे कि अपर मोटर न्यूरॉन्स लेजन्स कॉज इंक्रीज्ड या रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। अपर मोटर न्यूरॉन्स लेजन्स कॉज द इंक्रीज रिफ्लेक्स, यहाँ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज बढ़ गई, इससे क्या हो रहा है, टाइटनेस और जर्की मूवमेंट्स दिख रहे हैं। अभी हमारा डिफिकल्टी इन वॉकिंग, ये वॉकिंग में क्यों डिफिकल्टी है, जो टो वॉकिंग पढ़ा हमने, सीजर गेट पढ़ा या क्रचेस गेट पढ़ा, तो मसल स्टिफ हो गई है, बैलेंस पुअर है, अफेक्टेड द जिसकी वजह से नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न नहीं है उसका, अफेक्टेड है वो, उसका वॉकिंग पैटर्न अफेक्ट हो गया। फीडिंग प्रॉब्लम्स में आता है ड्रूलिंग, डिफिकल्टी इन शकिंग, चूइंग एंड सॉल्विंग में भी उसको दिक्कत होती है। इसमें इसके पीछे रीजन है कि पुअर कंट्रोल ऑफ माउथ एंड टंग मसल्स, जो मसल्स हैं उसकी माउथ की और टंग की, उसमें उसका कंट्रोल नहीं रहता है।
यहाँ पे स्पीच प्रॉब्लम में क्या है, स्लो अनक्लियर स्पीच यानी डिसआर्थ्रिया दिखेगा। रीजन है वीक एंड अनकंट्रोल्ड मसल ऑफ द माउथ, टंग एंड लैरिंग्स। माउथ, टंग और लैरिंग्स की मसल्स पे उसका कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए उसकी स्पीच जो है अनक्लियर और स्लो रहती है। सीजर क्यों आता है, एपिसोड्स ऑफ एबनॉर्मल जर्किंग एंड अनकॉन्शियसनेस, सीजर हो गया। एंड अब ये सीजर है, रीजन क्या है, ब्रेन डैमेज इज इंक्रीज एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, यानी ब्रेन डैमेज हुआ है जिसकी वजह से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो गई। अभी 11 पॉइंट है कि लर्निंग डिफिकल्टीज क्यों होंगी सेरेब्रल पाल्सी में। लर्निंग डिफिकल्टीज क्यों होती हैं कि स्लो लर्निंग, डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग, बहुत धीरे याद करेगा, चीज़ों को समझेगा, जानेगा, और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब उसको समझाना बहुत दिक्कत होती है समझने में चीज़ों को। रीजन है कॉग्निटिव एरिया ऑफ द ब्रेन में भी ऑल्सो अफेक्टेड, जो मोटर एरिया तो था ही, कॉग्निटिव एरिया भी उसका अफेक्टेड रहता है। विजन एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि जैसे स्क्वंट, डिफिकल्टी इन सीइंग एंड हियरिंग में डैमेज, विजुअल एंड ऑडिटरी पाथवे भी उसका डैमेज हो जाता है। अब ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्चर्स क्यों डेवलप होते हैं, ज्वाइंट्स बिकम स्टिफ एंड कैन नॉट स्ट्रेटन फुली, ज्वाइंट स्टिफ है, पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं होते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म स्पास्टिसिटी पुल मसल्स अनइवन एंड कॉजिंग डिफॉर्मिटीज, लंबे टाइम तक स्पास्टिसिटी रहने की वजह से ऐसा हो गया। पुअर फाइन एंड मोटर स्किल में क्या होता है, फाइन मोटर स्किल पुअर क्यों है, डिफिकल्ट इन होल्डिंग पेंसिल, बटनिंग क्लोथ्स, पिकिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें वो क्यों नहीं कर पाता है क्योंकि लैक ऑफ प्रीसियस मसल कंट्रोल इन हैंड एंड फिंगर्स, जो हैंड एंड फिंगर्स की मसल का कंट्रोल होता है वो भी उसके पास नहीं होता है। अब इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स या डिस्काइनेसिया में क्या होता है, स्लो राइटिंग या सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट में, यानी बहुत स्लो राइटिंग या ट्विस्टिंग मूवमेंट, सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट होंगे या स्लो राइटिंग मूवमेंट्स है। रीजन है कि बेजल गैंग्लिया डिसफंक्शन कॉजिंग द अनकंट्रोल मूवमेंट एंड सिग्नल्स, बेजल गैंग्लिया के डैमेज होने की वजह से ऐसा होता है। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, सेरेब्रल पाल्सी में, सेरेब्रल पाल्सी के हिस्टोरिकल क्लूज क्या होते हैं, टो वॉकिंग, स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ LTR-RT, handedness before 1 year of age, the leg stiffness and feet go into a rigid tiptoe position, the child is not mostly ready to walk। जैसे बच्चा यहाँ देखिए पहले टिप ऑफ द टो पे चलता है, हील्स ऊपर रहती हैं यानी टो वॉकिंग, तो टो वॉकिंग यहाँ देख रहे हैं, टिप ऑफ द टो से चलेगा, हील्स उसकी ऊपर की तरफ होंगी। स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ लेफ्ट और राइट में क्या है कि बच्चा जो है किसी एक को, यानी लेफ्ट हैंड को या राइट हैंड में से, दोनों में से किसी एक को ज़्यादा यूज़ करेगा तो वो ज़्यादा डेवलप रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। हैंडेडनेस बिफोर 1 ईयर में क्या होता है कि 1 साल के अंदर ही बच्चा पता चल रहा है कि वो लेफ्ट हैंड उसका डोमिनेंट है या राइट हैंड डोमिनेंट है। नॉर्मली बच्चों में 2 से 3 साल में पता चलता है, लेकिन सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं उनमें 1 साल के अंदर ये चीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं। लेग स्टिफनेस एंड फीट गो इनटू द रिजिड एंड टिपटो पोजीशन, ये तो बता दिया मैंने। चाइल्ड इज नॉट ऑलमोस्ट रेडी टू वॉक, चलने के लिए तैयार नहीं रहता है वो। फिर आता है ट्रीटमेंट, सेरेब्रल पाल्सी देखा हमें, इसके अंदर ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सेरेब्रल पाल्सी इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, पूरी तरीके से नहीं सही होता है, बट अर्ली एंड कॉन्टिन्यूस ट्रीटमेंट हेल्प इम्प्रूव द मूवमेंट, इंडिपेंडेंस, लर्निंग एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ। लेकिन इसमें कह रहा है कि अर्ली ट्रीटमेंट और कॉन्टिन्यूस ट्रीटमेंट से हम उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? उसको इंडिपेंडेंस दे सकते हैं, लर्निंग और क्वालिटी ऑफ लर्निंग उसको एनहेंस कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करा सकते हैं। कैसे? कि फिजिकल थेरेपी, पहला आता है थेरेपीज, क्योंकि हमने देखा स्टिफनेस है, कॉन्ट्रैक्चर्स ना डेवलप हो, इसके लिए ट्रीटमेंट होता है हमारा थेरेपीज का। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, बिकॉज चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी हैव मसल स्टिफनेस है, इसलिए पुअर बैलेंस एंड वीक मसल्स, फिजियोथेरेपी हेल्प टू इम्प्रूव द मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, पोस्चर एंड वॉकिंग एबिलिटीज। तो मसल स्टिफनेस है, पुअर बैलेंस एंड वीक मसल्स हैं, इसके लिए फिजियोथेरेपी दी जाती है। फिजियोथेरेपी के थ्रू मोबिलिटी, स्ट्रेंथ और पोस्चर और वॉकिंग एबिलिटीज इंप्रूव हो जाती हैं। इस पे होता क्या है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होंगी जो कि स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करेंगी, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होंगी जो मसल्स को, पावर को इम्प्रूव करती हैं, गेट ट्रेनिंग होता है जो वॉकिंग को इम्प्रूव करता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज होती हैं। तो इस पे फिजियोथेरेपी में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग एंड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज होती हैं।
इस पे है ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, क्या कह दिया तो टू हेल्प द चिल्ड्रन और चाइल्ड परफॉर्म डेली एक्टिविटी लाइक ईटिंग, राइटिंग, ड्रेसिंग, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। मैंने बताया ना कि उस पर कंट्रोल नहीं था तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहता, वो खा नहीं पाता, लिख नहीं पाता है, कपड़े नहीं पहन पाता। तो इन चीज़ों को कैसे सिखाएं, इन चीज़ों को सिखाने को क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। ट्रेनिंग फॉर सेल्फ केयर, वो सेल्फ केयर कर पाए, यानी कि जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको वो खुद से कर पाए, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाए। यूज ऑफ एडाप्टिव डिवाइस लाइक स्पून, ब्रेसेस एंड सोशल सिटिंग करें, जैसे कि स्पून का यूज़ कराना, ब्रेसेस यूज़ करें, स्पेशल सिटिंग। अभी आता है कि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपीज में क्या आता है, रीजन मेनी चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, swallowing, drooling. To speech therapy improve the communication and safe swallowing. स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में आता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हो जो कि उनको बोलने में, स्वॉलो करने में उनको ड्रूलिंग होती रहती है। स्पीच थेरेपी क्या इंप्रूव करती है, उनका कम्युनिकेशन एंड जो उसकी स्वॉलोविंग है वो सही होगा। इस पे आता है प्रोनाउंसिएशन, कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रेंथनिंग माउथ एंड टंग मसल। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में क्या क्या कराया जाता है, प्रोनाउंसिएशन सही करते हैं, कम्युनिकेशन और मसल्स, माउथ की और टंग के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है मेडिकेशन क्या क्या हैं, ड्रग, रीजन यूज मेनली टू रिड्यूस द मसल स्टिफनेस। मसल ड्रग यूज किए जाएंगे ताकि मसल स्टिफनेस कम हो जाएगी, स्पास्टिसिटी कम हो जाए, सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए और पेन को रिड्यूस करने के लिए मेडिकेशंस देते हैं। कॉमन जो मेडिकेशंस हैं उस पर आता है हमारा बैक्लोफेन जो कि स्पास्टिसिटी को कम करेगा, बैक्लोफेन। डायजेपाम मसल रिलैक्सेंट है, मसल्स को रिलैक्स करेगा। डेंड्रोलिन डिक्रीज मसल टेंशन, डेंड्रोलिन मसल टेंशन को कम करेगा। बैक्लोफेन स्पास्टिसिटी कम करेगा, डायजेपाम मसल्स रिलैक्स करेगा। और एक आता है बॉट्युलिनम टॉक्सिन यानी बोटॉक्स इंजेक्शन, रिलैक्स टाइट मसल्स फॉर द 3 to 6 मंथ। बॉटुलिनम क्या करता है, मसल्स को ये रिलैक्स करता है। एंटी कन्वर्जन, अगर सीजर आ रहा है तो एंटी कन्वर्जन चाहिए, तो फिर से देख लीजिए एक बार, स्पास्टिसिटी के लिए बैक्लोफेन, मसल को रिलैक्स करने के लिए डायजेपाम भी दे सकते हैं। डेंड्रोलिन मसल के टेंशन को कम करेगा। बॉटुलिनम भी जो मसल्स है उनको रिलैक्स कर देगा, किस कब तक के लिए, 3 से 6 महीने के लिए। एंटी कन्वर्जन सीजर पे दिया जाएगा, अगर सीजर आ रहा है तो एंटी कन्वर्जन। बॉटुलिनम टॉक्सिन जो इंजेक्शन है तो इंजेक्ट डायरेक्टली इनटू टाइट मसल, जो मसल टाइट है उसी पे डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। टेम्परेरी रिलैक्स देम एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग मूवमेंट, रिड्यूस पेन, इम्प्रूव वॉकिंग पैटर्न एंड प्रिवेंट डिफॉर्मिटी। बॉटुलिनम टॉक्सिन जो इंजेक्शन होता है, जो मसल्स बहुत टाइट हो गए उस पर डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। टेम्परेरी यानी 3 से 6 महीने के लिए उस मसल को रिलैक्स कर देता है, जिससे उसका मूवमेंट इम्प्रूव हो जाता है, पेन कम हो जाता है, वॉकिंग पैटर्न सही हो जाता है और डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करता है। फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज भी हो सकती है, यूज्ड व्हेन डिफॉर्मिटी यानी कॉन्ट्रैक्चर हो गया हो, हिप डिसलोकेशन हो, ट्विस्टिंग ऑफ लेग हो, बिकम सीवियर, यानी कि जब डिफॉर्मिटीज ज़्यादा सीवियर हो गई है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चर, हिप डिसलोकेशन और ट्विस्टिंग लेग, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इस पे आता है लेंथनिंग टाइट मसल्स आर टेंडन, जो टाइट हो गया मसल या टेंडन उसको थोड़ा लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं कि शॉर्ट है तो लॉन्ग हो जाएगा। करेक्टिंग बोन डिफॉर्मिटी, जो अगर कोई बोन डिफॉर्मिटी उसको सही करेंगे। इम्प्रूविंग पोस्चर एंड वॉकिंग। इसमें जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी वाला जो चैप्टर है, इसके बाद हमारे जब भी नर्वस सिस्टम खत्म होगा तो नेक्स्ट यूनिट यही स्टार्ट होगा, जिसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि हिप डिसलोकेशन क्या है, लेग ट्विस्टिंग क्या है और कौन सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सिलेक्टिव डोर्सल राइजोटॉमी क्या है, SDR, रीजन सर्जिकल कटिंग ऑफ ओवर एक्टिव नर्व, ओवर एक्टिव नर्व को सर्जिकली कट कर दिया जाता है सिलेक्टिव डोर्सल राइजोटॉमी में। इन द स्पाइन टू रिड्यूस द सीवियर स्पास्टिसिटी, सीवियर स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए जो ओवर एक्टिव नर्व है स्पाइन में उसको कट कर दिया जाता है। इससे वो लेग के मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, वॉकिंग में हेल्प करता है और रिड्यूस नीड फॉर फ्यूचर सर्जरी, फ्यूचर्स में जो सर्जरी की नीड है उसको भी कम कर देता है। क्या नाम है, सिलेक्टिव डोर्सल राइजोटॉमी। 8th वन है इसका, असिस्टिव डिवाइसेस यूज करते हैं टू इम्प्रूव द मोबिलिटी इंडिपेंडेंस, उनकी मोबिलिटी सही हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज को प्रिवेंट करने के लिए हम ब्रेसेस, वॉकर, व्हील चेयर, स्पेशल सिटिंग सिस्टम यूज करते हैं।
फिर हमारा न्यूट्रिशनल सपोर्ट। मेनी चिल्ड्रन हैव फीडिंग प्रॉब्लम्स होती है, इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन, एस्पिरेशन एंड पुअर ग्रोथ के रिस्क बढ़ जाता है। इसकी वजह से हम उसको हाई कैलोरी डाइट, फीडिंग थेरेपी एंड सम टाइम गैस्ट्रोटॉमी फीडिंग कराते हैं। अगर वो खुद से नहीं ले पाते हैं तो गैस्ट्रोटॉमी फीडिंग भी करा सकते हैं। फिर है हमारा बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी में, इस पे ये क्यों देते हैं, हेल्प चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टी, बिहेवियरल प्रॉब्लम एंड सोशल कम्युनिकेशन इशूज। उसके साथ जो भी बिहेवियर प्रॉब्लम है, लर्निंग में डिफिकल्टीज हैं, सोशल कम्युनिकेशन नहीं है, सब चीज़ों को सही करने के लिए बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं। फिर है हमारा स्पेशल एजुकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। इसमें क्या है, चाइल्ड में हैव लर्निंग डिले, अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम हेल्प इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्किल, सोशल स्किल एंड बेटर स्कूल परफॉर्मेंस। अभी देखा होगी कि सीआरसी सेंटर्स चलते हैं जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो बच्चों का अर्ली डेवलपमेंट हो, जो एजुकेशन है उनको भी प्रोवाइड किया जाए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, जिससे उनका सोशल स्किल बढ़े और स्कूल परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए हम उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है उन बच्चों को, नॉर्मली वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के नहीं पढ़ पाते, उनको स्पेशली दिया जाता है। फिर आता है फैमिली एजुकेशन, हम काउंसलिंग क्यों होती है, पेरेंट्स नीड इमोशनल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग फॉर होम एक्सरसाइज, फीडिंग, पोजिशनिंग एंड मोबिलिटी। जो भी पेरेंट्स थेरेपी के लिए अपने बेबी को डॉक्टर के पास लेके आते हैं, उनके साथ वहाँ पे उन जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो बेबी के पेरेंट्स हैं, उनको भी प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशन कि कैसे अपने बच्चों को घर पे डील करें, उनके साथ उनको कैसी एक्सरसाइज कराना है और क्या फीड कराना है, पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करानी है, जिससे उनका बेबी का जो प्रॉब्लम है वो जल्दी रिड्यूस हो। फिर आता है मेंटेनेंस एयर एंड ब्रीदिंग, पोजीशन चाइल्ड प्रॉपरली, सही से उनको पोजीशन प्रोवाइड करनी है। अगर ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन अगर ज़्यादा है तो सक्शन कर दो। एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग फीडिंग, ये ध्यान रखें कि फीडिंग के दौरान एस्पिरेशन ना हो। प्रमोट न्यूट्रिशन प्रमोट करो, जिससे हम सॉफ्ट डाइट देते हैं उसको, सेमी सॉलिड फूड उनको प्रोवाइड करो। फीड स्लोली टू प्रिवेंट चोकिंग ना हो, इसलिए उनको बहुत धीरे धीरे खाना खिलाना है। यूज़ स्पेशल फीडिंग डिवाइस इफ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो स्पेशल फीडिंग डिवाइसेस का भी यूज़ करें। अभी आता है मेंटेन मोबिलिटी को कैसे मेंटेन करना है। इनकरेज फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, हमने जो पहले एक्सरसाइज पढ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, मसल की टोनिसिटी सही करने के लिए, तो एक्सरसाइज कराना है। यूज ब्रेसेस, स्प्लिंट एंड वॉकर्स का यूज करें। चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्चर ना डेवलप हो, इसलिए पोजीशंस फ्रिक्वेंटली चेंज करना है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, प्रिवेंट प्रेशर शोर बाय फ्रिक्वेंट टर्निंग, उसको एक ही पोजीशन में ना डालना, इसकी वजह से उसको प्रेशर शोर डेवलप हो, इसलिए उसको फ्रिक्वेंट टर्न करना। मेंटेन गुड बॉडी अलाइनमेंट एंड मॉनिटर फॉर सीजर, मॉनिटर करना है कि उसको सीजर डेवलप ना हो। अभी आता है प्रोवाइड स्किन केयर में क्या था, कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई, यूज कुशन्स टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर, यानी कि बेबी अब मोबाइल नहीं है, वो खुद से नहीं चल पा रहा है, वो बैठा हुआ है, तो इसको स्किन केयर भी प्रोवाइड करो ताकि इन्फेक्शंस ना हो। एंड कुशनिंग दो टू प्रिवेंट द प्रेशर अल्सर, जहाँ भी बैठा उसको कुशन प्रोवाइड करो, हार्ड सरफेस पे ही मत डाल दो। मैनेज द सीजर, गिव एंटीइपिलेप्टिक ड्रग एज प्रिस्क्राइब, अगर सीजर के चांसेस है तो एंटीइपिलेप्टिक ड्रग दो एज जैसे कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो। कीप सीजर प्रिकॉशंस, सीजर के जो प्रिकॉशंस हैं वो लेना है। फिर आता है कि सपोर्ट कम्युनिकेशन, यूज जेस्चर, पिक्चर आर कम्युनिकेशन बोर्ड, बेबी ऐसे नहीं समझ रहा था, आप उसको पिक्चर देख के समझाइए, अच्छा सा पोस्टर सिखाइए, जैसे अभी तो साइन लैंग्वेजेस यूज होती हैं। इनकरेज द स्पीच थेरेपी के लिए इनकरेज करना है। हेल्प इन डेली एक्टिविटीज लाइक बाथिंग, ड्रेसिंग, बेबी एक साथ बहुत बड़ी चीज़ नहीं सीख सकता, उसके लिए बात करना बहुत बड़ी बात होती है, स्टेप वाइज उसको चीज़ें सिखाइए, छोटी छोटी चीज़ें रोज सिखाइए तो वो सीख जाएगा। इनकरेज इंडिपेंडेंस एज मच एज पॉसिबल, बेबी को खुद पर डिपेंड मत करिए, जितना पॉसिबल हो सके उस बेबी को उसके काम खुद करने दीजिए, जिससे वो इंडिपेंडेंट होगा। फिर आता है पेन स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट, गिव मसल रिलैक्सन इफ ऑर्डर, जैसे कि बैक्लोफेन अगर बताया गया है तो हमें देना है ताकि स्पास्टिसिटी कम हो। वार्म बाथ एंड जेंटल मसाज देनी है। फैमिली एजुकेशन में बोला गया है कि टीच एक्सरसाइजेस, फीडिंग टेक्निक्स एंड मेडिकेशन शेड्यूल बताना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेरेंट्स, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बेबी को कितने 9 महीने पाल के वो अपनी माँ, उसकी माँ जब लेके आती है दुनिया में और पता चलता है उसके बेबी को ये कंडीशन है,
उनके अंदर इमोशनली उनसे कनेक्ट करिए, उनको समझाइए कि ये चीज़ें सही हो सकती हैं, जितना हो सकता है उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। फिर आता है रेगुलर फॉलोअप। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, हर जगह अगर फिजियोथेरेपी कर चल रही है तो रेगुलर जाना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी के लिए रेगुलर फॉलोअप पे जाना है। रेगुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग भी करनी है। थैंक यू, दैट्स ऑल। ये था हमारा सेरेब्रल पाल्सी। मिलते हैं अगले लेक्चर में।